Hello dear students. Today again we continue redox reaction and equivalent concept. आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे बेटा अबाउट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था. सो टुडे जो आज बाकी न्यूमेरिकल पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे. सो देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में बात करी थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस of all reactants and products are same. मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि equivalents of all reactants and all products are same within a particular reaction. Remember that. ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. सो क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 are required to oxidize 12 moles of SnC2O4. This is what? Stannous oxalate. अब देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर रिएक्शन किस किस के बीच में होगी. K2Cr2O7 रिएक्ट विथ SnC2O4. हम लोग जानते हैं कि रूम में +6 में इसका इनफैक्टर पता हमें 6 है कि ये एसिडिक मीडियम में +6 से कहा जाता है +3. क्लियर. तो इसका इनफैक्टर कितना गया मेरे पास, 6 से 3 इंटू 2 आपका 6. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ इनफैक्टर हमें ध्यान रखने पड़ेंगे. यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टैनस है +2 में, तो ये किधर जाएगा, ये +4 में जाएगा. स्टैनस से स्टैनिक, और हम जानते हैं कि C2O4 माइनस, ये जो ऑक्सलेट आयन है यहाँ पे, इसको ऐसे कह लो, ये आपका ऑक्सलेट आयन है जिसकी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी बात करी थी. यहाँ कार्बन आपका +3 में, तो ये क्या बनाएगा, उस तरफ CO2 बनाएगा. तो कार्बन किस में जाएगा बेटा हमारा, +4 में, तो जाएगा हमारा +4 में. तो अगर मैं यहाँ +2 से +4, स्टेनस के रेस्पेक्ट में इनफैक्टर कितना आ गया मेरा 2, कार्बन के रेस्पेक्ट में 3 से कहा गया 4, एक का चेंज इंटू एटम 2, दैट इज 2, कितना आएगा इनफैक्टर. तो इसका इनफैक्टर कितना है बेटा हमारा 4. तो हमें ध्यान रखनी होगी चीजें, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको. क्लियर. सो नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, SnC2O4. ठीक है, क्लियर. सो मोल इंटू इनफैक्टर यूज करेंगे हम लोग. इनफैक्टर 6 आपका, यहाँ मोल 12 इंटू इनफैक्टर कितना हमारे पास 4, तो n का वैल्यू कितना क्या हमारा 8. मतलब कि 8 मोल चाहिए K2Cr2O7 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SnC2O4 को ऑक्सीडाइज करेगा. उसके 12 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके आपको 8 मोल रिक्वायर्ड है. 8 मोल रिक्वायर्ड. तो आइए फटाफट इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, है ना. सो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. So another question, how many ml of decimolar K2Cr2O7 is required to completely react with 50 ml of semi-molar Mohr's salt. देखिए भाई, क्वेश्चन आपका, जो भी हमने क्वेश्चन किए, अभी 2 क्वेश्चन किए हमने, एक आज एक लास्ट क्लास में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का आप देख पा रहे होंगे. हमसे कहीं ना कहीं अमाउंट पूछा जा रहा है, कभी मोल पूछता है, कभी मास पूछता है, कभी वॉल्यूम पूछता है. किसी एक का और दूसरे का इन्फॉर्मेशन गिवन होता है. यहाँ देखेंगे आपसे कि हाउ मेनी ml ऑफ K2Cr2O7 पूछा गया हमसे, और मोहर सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, आगे हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कोरिलेट करेंगे जब हम बात करेंगे टाइट्रेशन की.
तो टाइट्रेशन का जो बेसिक आइडिया यही है, ये जो हम रिएक्शन जो लिख रहे हैं, कुछ आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ये सभी टाइट्रेशन का पार्ट ही है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन। पहले उस टॉपिक पे आते हैं वापस। तो हमें बहुत क्लियर है यहाँ पर। पहली बात, व्हाट इज द मोहर सॉल्ट? NH4 होल ट्वाइस SO4 और FeSO4.6H2, ये आपका फॉर्मूला होता है मोहर सॉल्ट का। इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे रहने दो, फिलहाल ये बॉक्स मत लगाओ, मैं उस वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करना चाहता। सो FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, इसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ये आयरन +2 में है, सल्फर +6 में है। ये पूरा आपका अमोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। इट इज व्हाट इट एग्जिस्ट एज अमोनियम आयन, और यहाँ सल्फर फिर से आपका +6 में है। क्लियर? एक बात तो ये। अब दूसरी बात की अगर आप देखेंगे, K2Cr2O7 इज अ वेल नोन और वी से अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्वियसली, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये तय है। सो कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ योर मोहर सॉल्ट। यस और नो? बात ये रहेगी। अब मुझे फिर से चाहिए होगा एन फैक्टर मोहर सॉल्ट का। तो देखो, ये तो ऑक्सीडाइज करेगा मोहर सॉल्ट को, तो मोहर सॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ और सिर्फ जो फेरस आयन है सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट होगा Fe+3 में। बाकी सल्फर पहले से मैक्सिमम में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये NH4 प्लस अमोनियम आयन है, ये बहुत स्टेबल रहता है सॉल्यूशन में, इट इज स्टेबल आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जो K2Cr2O7 है सिर्फ फेरस को ही फेरिक में ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो यहाँ जो मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर निकल के आएगा हमेशा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा भाई? 1। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मैं नाइट्रोजन की स्टेट की बात करूँ, -3 है, नाइट्रोजन -3 में है, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था बट नहीं, ये अमोनियम आयन बहुत स्टेबल रहता है। गेटिंग पॉइंट? ध्यान रखना, मोहर सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कितना आपका 1 है। सो यहाँ व्हाट वी से किसकी बात की गई है आपसे, वॉल्यूम पूछा गया है, तो हम N/V लगाएं। देखो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग N/V। तो देखो, अगर मैं N/V करूंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, वो वाली बात हमें देखनी होगी। इसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट की यहाँ बात करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया, एन फैक्टर की बात की गई है, तो मैं अगर ऐसा करूं कि व्हाट वी से N/V अगर लगाता हूं, देखो इक्वल टू N/V लगाता हूं। दूसरी बात समझिएगा मेरी, ये मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बताया आपको, एन फैक्टर 1 होता है। दूसरी बात कि हम यहाँ दोनों तरफ वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो आप बिल्कुल मिली इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ वॉल्यूम ml में, तो कोई इश्यू नहीं उसको लेकर। सो नॉर्मेलिटी की बात की जा रही है। मोलैरिटी गिवन है आपको, मोलैरिटी कितना डेसीमोलर है, तो डेसीमोलर मतलब कि 1/10। हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज व्हाट, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यस और नो? तो मोलैरिटी आपका 1/10 इनटू एन फैक्टर कितना इसका 6 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बेटा आपके पास, हमसे पूछा गया, मान लेते हैं कि x ml है, सो इट इज x ml। तो ऑब्वियसली चाहे तो आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? यहाँ भी आप साथ में मिली ऐड कर लें। सो नाउ हियर अगेन मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करेंगे। मोलैरिटी कितना आपका गिवन है, सेमी मोलर, मतलब 1/2। एन फैक्टर आपका 1 इनटू वॉल्यूम कितना हमारे पास बेटा, 50 ml। क्लियर? इसे अगर हम सॉल्व करें तो इट इज व्हाट, जो x का वैल्यू आएगा, जो x ml जो कह रहे हैं, फिलहाल उसको मैं x ही लिखता हूं, तो ये आपको 500 250 बाई 6 हो जाएगा, 250/6। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। क्लियर? तो उसको उतारो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग जहाँ इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं हम लोग नाइट्राइट और सल्फाइड को लेकर, और वो क्वेश्चन हमसे पहले पूछा भी गया है। सो उतारिए फटाफट एक बार, देखिए बेटा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 0.86 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट gives 1 gram of metal sulfate. Determine
इक्विवेलेंट weight determine equivalent weight sorry of metal। देखिए भाई, तो ये मेटल नाइट्रेट है, उससे मैं मतलब 0.86 ग्राम मेटल नाइट्रेट है, उससे में 1 ग्राम मेटल सल्फेट मिलता है। आपसे जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मेटल नाइट्रेट को आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। भी हमें मेटल तो पता नहीं है बेटा, तो उसको आप लिख दीजिए भाई मेटल और ये आपका नाइट्रेट और एक्स इज द वैलेंसी ऑफ मेटल, वी ऑल नो अबाउट दैट थिंग। सो फिर अगर मैं बात करूँ मेटल सल्फेट के लिए तो हम लिखते हैं भाई कि मेटल सल्फेट, सो मेटल SO4 सॉरी एक्स और ये 2। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हो ऐसा कुछ होता होगा, मान लो फेरस सल्फेट है, पॉसिबल है ना, ये मेटल बन सकता है ऐसा कुछ। तो एक्स तो इसकी वैलेंसी है, 2 इसका चार्ज है, पता है, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ अगर आपने पढ़ा हो पहले, वैसे मैंने बताया बेटा पहले मैंने आपको कि हम ऐसे लिखते हैं सॉल्ट को, याद है इसी को, एक्स ये इसकी वैलेंसी प्लस वाई ये इसकी वैलेंसी, तो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। हाँ भाई जरूरी नहीं दोनों एक्स ऐसा नहीं सेम, ऐसा कुछ नहीं भैया ना, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑनली, क्लियर। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है कि भाई जो मेटल नाइट्रेट है वो आपका जो है मेटल सल्फेट बना रहा है। फिर से और लिखना चाहें तो इससे हमें क्या मिल रहा है भाई, मेटल सल्फेट मिल रहा है, और ये आपका कितना बेटा 0.86 ग्राम है, इससे आपको 1 ग्राम मिल रहा है। ऐसे कुछ बातें हो रही है यहाँ पर ठीक है, थोड़ा बदल लो इसको 1 ग्राम कर लो। और इसको 0.86 कर लो, वैसे आप उससे आंसर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका 0.86 ग्राम है और ये आपका 1 ग्राम। हमें तो क्या मतलब है, हम तो डायरेक्टली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये सिंपली से कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, सो नो, एंड इट इज व्हाट, क्या लिखते हैं आप उसको, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इधर भी आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये किसका भाई, मेटल सल्फेट का, ये किसका आपका मेटल नाइट्रेट का। या सुनो सॉल्व करें इसको, देखो चलो कर 10। तो पहले वेट कितना हमारे पास मेटल नाइट्रेट का बेटा 1 ग्राम है, 1 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, सही लिखते हैं हम लोग मेटल नाइट्रेट को ऐसा। उधर 0.86 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। तो अगर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू मारूंगा तभी तो आंसर आएगा। इसको आप चलो ठीक है फिलहाल ऐसे दो। हाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट अगर हम निकालेंगे तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर कितना 1 है, तो कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन 14 48 62 आ गया आपका, कितना है 62। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 1 अपॉन इसको ई मान के चल रहा हूँ प्लस 16, ठीक है सॉरी 62, 0.86 अपॉन ई प्लस सल्फेट पर 4 -2 है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन की हम बात करें तो m/2 होगा भाई, चार्ज 2 है तो इट इज 96/2 दैट इज 48, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको 48, ठीक है। चलो सो जब थोड़ा सॉल्व करें बेटा इसको, तुम क्या कह सकते हैं भाई कि e + 48 = 0.86 e + 62 × 0.86, तो जिसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 38। दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल।
तो अगर हमने जो पहले कभी क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको याद हो तो इक्विवेलेंट वेट पे, तो वहां पर भी हम ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द प्रोसेस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमसे पहले पूछे गए जेईई एडवांस में, उनकी हम बात करते हैं। एक बार आप उसको उतारिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, सो जेईई एडवांस 2016 2016 में पूछा गया हमसे क्वेश्चन, इन न्यूट्रल और फ्रेंडली। तो देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम 8 मोल्स ऑफ पर मैग्नेट एनायन। कौन है आपका बेटा? दिस इज पर मैग्नेट एनायन। कितने मोल है इसके हमारे पास? 8 मोल है। क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज्ड थायोसल्फेट एनायन, दिस इज व्हाट? S2O4-2, सॉरी S2O3-2। आपको याद होगा Na2S2O3, इसको हम बोलते हैं सोडियम, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है हाइपो सॉल्यूशन, इसे हाइपो भी कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट नोन एज थायोसल्फेट एनायन, जहां हमने Na को हटा दिया। ठीक है, ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट एनायन टू प्रोड्यूस X मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बन रहा है जिसके पास X मोल है सल्फर के, तो आपको जो X का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो निकालना है। पहली बात समझना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हमें पता है कि भाई +7 में है फिलहाल। हमने याद कर रखा है कि बेन 153, मतलब कि न्यूट्रल KMnO4 के लिए यदि न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम हो, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम हो, तो एन फैक्टर कितना होता है आपका? 3। मतलब कि ये 7 से कहा जाएगा +4 में। ऑब्वियसली MnO2 बनाता है, ठीक है, +4। ये ध्यान रहेगा, ये पहले बात कर चुका इसके हम लोग। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर यहाँ भले ही +2 में है, ये +2 से अपनी मैक्सिमम स्टेट में जाएगा और ये क्या बनाएगा? सल्फेट एनायन। क्या बनाएगा ये? सल्फेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए +2 से कहाँ गया? +6 में। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, या आपका ऑक्सीडाइजिंग। वहीं यदि यहाँ पर आयोडीन होता, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आयोडीन होता तो ऑब्वियसली ये है, ये आपका कन्वर्ट होता किसमें? टेट्राथायनेट में, दैट इज S4O6-2। यहाँ पे 2.5 या 5/2 में होता। ये डिफरेंस है। जब आगे हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन, जहाँ एक स्पेशल केस आएगा टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन वाले पार्ट में, तो मैं फिर से ये रिएक्शन लिखूंगा आपका कि जब आप इसको इससे रिएक्ट कराते हो, यू विल गेट टेट्राथायनेट एनायन। दिस इज व्हाट? टेट्राथायनेट एनायन। याद करो, मैंने सब बताया था आपको ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ठीक है, यहां तक की बात खत्म हमारी। अब देखो हम लगाते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हाँ उससे पहले एन फैक्टर की बात कर लें बेटा। एन फैक्टर कितना आपका? 3 है। और एन फैक्टर इसका निकालूं मैं या सल्फेट का निकालूं, वो चीज समझना। क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन दी, एक तो इस एनायन की दी है, और साथ में जो बात कर रहा है वो X मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, तो हम इक्विवेलेंट सल्फेट के बराबर करेंगे। सो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ this anion, that is permanganate anion, equal to equivalent of sulfate anion, जो कि आपका प्रोडक्ट है। सो नाउ अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं बेटा सल्फर का, यहाँ पर तो एन फैक्टर कितना आपका? 6 से कहा जा रहा है 2 में, कितने अच्छे जाया? 4 का। नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। सो 4 × 1 दैट इज 4। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे क्या किया। सो मोल कितने यहाँ पर? X मोल है। सो
मोल इंटू एन फैक्टर करेंगे बेटा, तो मोल इंटू एन फैक्टर कितना हमारा 4, बेटा उसको ऐसे लिख लो x, ठीक है। यहां मोल कितने हैं हमारे पास 8 मोल्स, एन फैक्टर कितना आपके पास 3, यस और नो। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, सिंपली वी कैन से 6। तो ये आपका जे एडवांस का क्वेश्चन था। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जनरली इस तरह के, जहाँ ये थायोसल्फेट एनायन की बात की जाती है, वहाँ मोस्टली आप देखेंगे आपको आयोडीन ही मिलता है, बिकॉज ये बेसिकली पार्ट है, हम पढ़ते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से इससे क्या बना जाते हैं, S4O6-2 बना जाते हैं, दैट इज टेट्राथाइनाइड बना जाता है, उससे आंसर आपको गलत आ जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये +6 में ही ले जाएगा सल्फर को। क्लियर क्लियर, चलो उतारो फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जे एडवांस 2019 में पूछा गया हमसे। ऐसा करते हैं हम उसके ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा उससे और अच्छा लिखते हैं ना। तो मैं लिख तो रहा हूँ यहाँ पे कि इट इज व्हाट जे एडवांस 2019 टाइप। सो क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4। तो देखिए बेटा क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, इसके आगे लिख लो एसिडिफाइड, मतलब कि एसिडिक मीडियम है। हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज अ सैंपल कंटेनिंग 10 मोल ऑफ Ki, 20 मोल ऑफ H2O2, 3040 ग्राम ऑफ FeSO4 एंड 30 मोल्स ऑफ FeC2O4.SnC2O4। ऑक्सलेट है ये फेरस का भी और स्टेनस का भी। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, जो जे एडवांस से पूछा गया था हमसे वो इस तरह का ही था, इससे थोड़ा सा आप कह लीजिए कि एक लेवल थोड़ा नीचे था। तो आई होप इट विल हेल्प यू मोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस तरह का क्वेश्चन है, इट इज व्हाट मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम्स, मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अब कुछ नया कुछ भी नहीं, सब कुछ वही चल रहा है, बस नाम मैंने अलग दे दिया कि मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, जो ए है वो एक सैंपल से रिएक्ट कर रहा है, उस सैंपल में बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो, काम वही है, या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, और या ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बस, और इनसे आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो, तो काम वही है, बस नाम बोल दिया हमने, इट इज मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम। सो हियर ए इज व्हाट KMnO4, जो कि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी सी डी ई हमें दिख रहे हैं कि भाई KI भी है, H2O2 भी है, आपका FeSO4 भी है, और ये आपका जो ऑक्सलेट है फेरस का और स्टेनस का, ये भी है। यस और नो, चलो तुम बात करते हैं फिर से क्वेश्चन के एज इट इज यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सो नाउ कुछ भी नया नहीं, परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्लियर बोला है KMnO4 इन सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये सारे क्या रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स ऑल। अब देखो सो व्हाट वी से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट Ki प्लस H2O2 प्लस FeSO4 प्लस फेरस ऑक्सलेट विथ स्टेनस ऑक्सलेट। क्या किया मैंने, इसके इक्विवेलेंट को इन सब के सम के इक्विवेलेंट के बराबर पुट कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। बोला गया कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो इसका एन फैक्टर आपका कितना है, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल। इसका एन फैक्टर कितना है, मोल एन फैक्टर कितना है 5, मैं बता चुका हूं पहले ही, याद रखें इस चीज को। एसिडिक मीडियम एन फैक्टर कितना है 5, बैन 153। यस और नो। अब थोड़ी मैं सिंपल बातें और कर लेता हूं, यहाँ पे देखो कि कहाँ पे क्या चीजें चेंज होंगी, ताकि उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो किस प्रकार से, पहले मैं KI की बात कर लेता हूँ, फिर मिटा दूंगा लास्ट में इनको ना।
पहले मैं के के लिए लिख रहा हूँ, के आपका जाएगा I2 में, H2O2 क्या -2 में है, सॉरी वैसे मैं पहले बता चुका हूँ H2O2 आपका जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका इन्फेक्टर 2 होता है, तो यहाँ -1 से कहाँ जा रहा है 0 में, तो यहाँ इन्फेक्टर कितना हमारा है 1 है, क्या है -1 से कहाँ जा रहा है 0 में, इन्फेक्टर कितना 1 है। तो मैं इसके नीचे लिखता चल रहा हूँ इन्फेक्टर, इसका इन्फेक्टर आपका 1 है। H2O2 चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग इन्फेक्टर कितना होगा 2। हमें पता है कि ये फेरस +2 से +3 में जाएगा, इन्फेक्टर कितना आपका 1। इसकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं इसको साइड में लिखता हूँ, देखो 2FeC2O4 डॉट 3SnC2O4। इसलिए मैंने कहा था कि इन्फेक्टर आना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। सो देखो ये +2 है, फेरस से फेरिक जाएगा, तो इसके इन्फेक्टर की बात की जाए 2 से 3 1, ये 2 कहां से है पता ना, 2 मोल है यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज को। कार्बन कितने देखो, पहले हम जानते हैं कार्बन इसमें +3 में, CO2 बनाएगा ऑब्वियस सी बात है, तो +3 से कहा जाएगा +4 में जाएगा, कितने का चेंज आएगा 1 का चेंज आएगा। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 2 4 तो ये हो गए, 3 2 6 ही हो गए, तो 6 + 4 10, तो इसका इन्फेक्टर कितना आपका 10 हो गया। क्लियर। स्टेनस की बात करें +2 है, +2 से कहा जाएगा +4 में जाएगा, +2 से कहा जाएगा +4 में, कितने हैं 3 है, तो 1 के लिए चेंज कितने का आया 2 का, 3 मोल के लिए निकालेंगे तो 3 टाइम्स, दैट इज इन्फेक्टर कितना है इसका 6। तो इसका नेट इन्फेक्टर कितना है मेरे पास इज व्हाट 2 10 12 और 6 18। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एग्री। एक और चीज ध्यान रखना आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे, KI एसिडिक मीडियम में I2 बनाता है, बेसिक मीडियम में IO3- बनाता है, इसको लिख लेना। इस पे क्वेश्चन पूछा गया मेडिकल में हमसे, जेई में नहीं पूछा गया, मेडिकल में पूछा गया, आई थिंक शायद एम्स में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख लेना उसको बेटा। सो यहां मैं लिख रहा हूं N×5 इक्वल टू मोल कितने KI के 10 मोल, तो 10×1 खत्म बात, प्लस मोल H2O2 कितने 20×2 प्लस FeSO4 का मास दिया है, तो मोल निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। FeSO4 सल्फर 32 64 152, ठीक है, इंटू इन्फेक्टर कितना 1 प्लस 30 मोल्स इंटू इन्फेक्टर कितना आपका 18। यस और नो। उसको सॉल्व करें तो n का वैल्यू कितना जगह देखो यहाँ पे 10 प्लस 40 प्लस डबल हो जाएगा 20 प्लस 54 540 बाय 5। यस और नो। जोड़िए बेटा इसको 50 70 तो 540 610 बाय 5, तो 1 थोड़ा चेक करना, मैंने उसका गलती कर दी कहीं पे, 50 60 70 एंड दिस इज 610 बाय 5, ठीक है। तो इट इज 1 2 नेक्स्ट वन देखिए, इसी पे है, मतलब कि फिर से मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम है। इस बार ऐसा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड, तो देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है काफी, पिछली बार वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है आपका। सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 दोनों के मोल्स बराबर है। सो लेट moles of FeO and Fe3O4 भी X, दोनों के मोल सेम X मान लिया, ठीक है, मतलब इसके मोल भी X है आपके FeO के और Fe3O4 के भी आप X है। हम जानते हैं कि Fe3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3, फेरस और फेरिक का मिक्स्ड है ये फेरी फेरो। मैंने आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के दिखाया था पहले स्टार्टिंग में,
तो देखिए इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 8 मोल ऑफ K2Cr2O7. K2Cr2O7 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली इनको ऑक्सीडाइज करेगा. फाइंड मोल्स ऑफ FeO Fe3O4 इन ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है कि शुरू में कितने मोल के लिए गए. तो इतना है कि जो K2Cr2O7 आपका इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा. तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि K2Cr2O7 जो आपका इससे भी रिएक्ट कर रहा है भाई, FeO से भी और Fe3O4 से भी रिएक्ट कर रहा है. यही आपका है मिक्सचर बेस प्रॉब्लम, जो पहले वाले केस में ही था आपका. तो ये +2 में फेरस है, ये +2 से कहाँ जाएगा, +3 में. और ये आपका किसमें, देखो इसका अगर निकालते हैं वेट, ये +3 में जाएगा. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये +8/3 में, अगर आप निकालेंगे इसको एक्स मेथड से, यू विल गेट 8/3. 8/3 ऑब्वियसली आपका 3 से कम ही है, तो फेरस भी आपका फेरिक बनाएगा, ये भी आपका फेरिक ही बनाएगा ऑक्सीडाइज होके. ये आपका कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये +6 से कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका +3 में. हम पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए इसका इन्फेक्टर कितना होता है हमारा, फिक्स हमेशा कितना है, 6. गेटिंग माय पॉइंट, मतलब कि ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और ये आपका इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा. दोनों ही केस में फेरिक ही बनेगा. ये आपका फेरी फेरो है, दिस इज व्हाट फेरी फेरो ऑक्साइड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है फेरिक और फेरस के बीच में है. ये +2, ये +3, ये 8/3, 2 से ज्यादा और 3 से कम है. तो हमें पता है कि आयरन का ऑप्शन क्या है, अगर उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली फेरिक में ही मोस्ट जनरली कन्वर्ट होता है. तो अगर मैं इसके इन्फेक्टर की यहाँ बात करूं तो 8/3 से कहाँ गया, 3. तो चेंज निकालेंगे, इंटू 3 करेंगे फिर से आप, तो यहाँ भी आपका 1 ही आएगा. ये 203 इन्फेक्टर कितना आपका 1. आप चाहो तो निकाल लो, करो. ये 8/3 है, तो 8/3 इज व्हाट, वी कैन से इट इज 2.6. चलता रहेगा, 2.6 चलता रहेगा. से कहाँ जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो 0.4 का चेंज मैंने ले लिया. N2 को मैं 3 से करूंगा, बस यहाँ से वैल्यू अलग आएगी. अब ऐसा कर लो, चेंज कितने का आया, 3 - 8/3 का चेंज आया. ठीक है, इंटू कर लो नंबर ऑफ एटम 3 से. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 3, तो 9 - 8 × 3 यू विल गेट 1. ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिया इन्फेक्टर कितना 1 है. तो नेट इन्फेक्टर कितना हो जाएगा भाई, तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना है. तो फिर से हम क्या करेंगे, पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeO प्लस Fe3O4. यहाँ मोल इंटू इन्फेक्टर हमसे मोल दिए हैं इसके 8 × 6. इसके मोल कितने माने हमने, x माने, तो x × 1, और इसका भी इन्फेक्टर 1 है, तो x × 1, तो ये आपका 2x हो जाएगा. तो x = 48/2, दैट इज 24. इसका मतलब शुरुआत में ओरिजिनली इसके भी 24 मोल है और इसके भी आपके 24 मोल है. ये सुनो, ये सुनो, इसको उतारिए. अब हम एक एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं फिर से, जहाँ हम बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन की, जो हमने पहले पढ़ी है मोल 1 में. इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट, उसको हम डिस्कस करेंगे. क्लियर, चलो फटाफट से देखिए. When 100 ml of acidified KMnO4, देखो बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन से पहले मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, जिसे हम लोग पहले पढ़ते थे एज ए बाय द नेम ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन, बाय द नेम ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन कहते हैं इसको. तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है कि मान लीजिए कि A + B जो आपका C + D बना रहा है, मान लीजिए, और फर्दर जो C है वो किसी E से रिएक्ट करके वो F + G बना रहा है. तो कहने का मतलब है कि जो C बना है फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज योर सेकंड रिएक्शन. थोड़ा सा इसको सुंदर लिखते हैं हम लोग, सेकंड रिएक्शन.
तो ये जो C यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट है, इसी को यूज करके हम सेकंड रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। ये सुनो, तो हमने जब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब मोल 1 में पढ़ा था, हमने यहाँ बात करी थी, इसे बोला था कि इट इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन, हमने कहा था कि जितने मोल C के होंगे यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में, उतने ही मोल आपके C के भी होंगे सेकंड रिएक्शन में। अब सही बात है, जितने मोल यहाँ बनेंगे उतने मोल ये यूज करेगा नेक्स्ट रिएक्शन में, डाउट ही नहीं इसमें। ऐसे इसको हम फर्दर कर सकते हैं भाई कि जो F प्लस K गिव्स L, तो जो EF के मोल है वही EF के मोल होंगे। जितना F यहाँ प्रोड्यूस होगा उतने F के मोल आप यहाँ कंज्यूम कर पाएंगे, रिएक्ट करवा पाएंगे थर्ड रिएक्शन में। तो ये हमने बात करी थी मोल वाले केस में। यहाँ ऑब्वियसली मोल की बात नहीं हो रही। यहाँ एक्चुअली ये बात तो कहना सही है कि फर्स्ट रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D, मतलब ABCD के चारों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन के लिए फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम कह सकते हैं कि CEFG के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। परंतु ये डायरेक्टली कह देना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ F, ये बात हमेशा लागू नहीं होती। दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे भी बताया जाता है। मैं इसको आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम पढ़ेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये उसी का पार्ट है, आपको दिख रहा होगा आयोडीन कहीं लिखा देखो, ये उसी का पार्ट है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिया, एक अच्छा क्वेश्चन इससे भी मैं आपको वहां आगे कराऊंगा। व्हाट आई एम सेइंग कि आप डायरेक्टली A के इक्विवेलेंट F के इक्विवेलेंट के बराबर नहीं कर सकते, या ऐसा कह लीजिए डायरेक्टली आप C के इक्विवेलेंट G के बराबर नहीं कर सकते, या B के आप F या G के या C या E के बराबर नहीं कर सकते। मतलब कि इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट को इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट्स के बराबर डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब कि मैं इस C के इक्विवेलेंट और इस C के इक्विवेलेंट को बराबर नहीं कर सकता, भले ही यहाँ पर इंटरमीडिएट ही क्यों ना हो, हमेशा नहीं कर सकता। अगर इसके n फैक्टर और इसके n फैक्टर बराबर है, व्हाट आई एम सेइंग, n फैक्टर ऑफ C इन फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट इक्वल टू n फैक्टर ऑफ C इन सेकंड रिएक्शन, दोनों के दिए n फैक्टर बराबर है, तब मैं इक्विवेलेंट ऑफ C ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, मतलब कि इसको आप ऐसे चाहे लिख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे C ही इंटरमीडिएट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हियर इफ n फैक्टर ऑफ C in both reaction is same, then आप क्या कर सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट्स आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों के n फैक्टर सेम नहीं है तो फिर हम लोग सिर्फ जो है इनके मोल्स उनको ही आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अगर n फैक्टर बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट्स भी आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट भी आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये सुनो, इसी कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन कैसा है, when 100 ml of acidified KMnO4 react with Ki, एक रिएक्शन है कि जहां KMnO4 Ka से रिएक्ट कर रहा है, I2 बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन। फर्दर I2 जो बना है, दैट इज I2 लिमिटेड, इज फर्दर टाइट्रेटेड विथ 0.1 ml 100 ml सॉरी 0.1 मोलर 100 ml हाइपो सॉल्यूशन। मतलब इस I2 की जो फर्दर रिएक्शन कराई गई है हाइपो सॉल्यूशन। मान लीजिए I2C है, इस C की फर्दर E दैट इज हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई गई है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ KMnO4, और मान लीजिए A मान लीजिए KMnO4 है और B मान लीजिए Ki है। तो जो A के बारे में या A की मोलैरिटी हमसे पूछी गई है, इट मीन्स कि जो I2 लिबरेट हुआ फर्स्ट रिएक्शन में, जिसको हम सेकेंड दोबारा हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करवा रहे हैं, हमें इस I2 का इस I2 का दोनों जगह n फैक्टर चेक करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं देखता हूं। अब देखिए यहाँ कुछ आप देख पा रहे हो, हाइपो सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है, इट इज थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इज हाइपो। सो मैं क्वेश्चन को वैसे ही लिख रहा हूँ एज इट इज, तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, दैट इज
KMnO4 विथ KI, मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम में KI बनता है I2 और ये +7 में आपका तो जाएगा +2 में। फर्दर इस I2 को रिएक्ट कराया गया है, यहाँ वर्ड यूज किया गया है टाइट्रेटेड। एक्चुअली एक तरह की रिएक्शन ही है, उसको अलग तरह से लिखा आता है। इसका मैं खुलासा आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जब अगला टॉपिक हमारा टाइट्रेशन ही है, तो वहाँ आपको मैं समझा दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टाइट्रेशन। हमने जितने क्वेश्चन अभी किए ना सब टाइट्रेशन ही एक तरह की है, बट एक्चुअल में क्या है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल आप मान लीजिए कि इसको कि भाई I2 को फर्दर रिएक्ट कराया गया है हाइपो सॉल्यूशन से। क्लियर? चलो, हाइपो इज व्हाट योर Na2S2O3 सोडियम हाइपो सॉल्यूशन है, और ऑब्वियसली यहाँ ये बनाएगा आपका, ये तो जाएगा I- में, क्योंकि ये आपका 0 से गया -1 में, और ये आपका जाएगा टेट्राथाइनेट आया सोडियम टेट्राथाइनेट Na2S4O6। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाया था इसको। दिस इज व्हाट S2O3 -2, ये आपका हमेशा S4O6 -2 में ही कन्वर्ट होता है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ये एक क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले आपको मैंने, जब ये सल्फेट बना था, ये एनायन है, पहले सल्फेट बना था SO4 -2 में, जे एडवांस 2016 क्वेश्चन जो था। और सल्फेट क्यों बना था? क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो KMnO4 था, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? तो कुछ चीजें में ध्यान रखनी होगी बेटा। तो अब हमसे पूछा है किसके बारे में, इसकी मोलारिटी पूछी हमसे, और इसका आपको इंफॉर्मेशन दिया है हाइपो सॉल्यूशन का। कितना दिया बेटा? इट इज 0.1 मोलर गिवन है और 100 ml है, और ये 100 ml है, और आपसे इसकी मोलारिटी पूछी है, तो ये पूछा है, इसका इंफॉर्मेशन दिया है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से मैं डायरेक्टली इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट है उसका इनफैक्टर निकालेंगे, अगर दोनों रिएक्शन में बराबर आता है तो फिर आप डायरेक्टली इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं I2 की, बेटा देखिए ये 0, ये आपका माइनस है, तो इसका एन फैक्टर कितना हमारा, देखिए एक का चेंज इनटू एटम 2, एन फैक्टर 2। यहाँ इसका एन फैक्टर देखो I2 का 0 से कहा जा रहा है -1, कितना चेंज, एक का इनटू नंबर ऑफ एटम 2। यहाँ दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए आप डायरेक्टली इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट सेम नहीं होते तो फिर हम मोल्स निकाल के इक्वेट करते हैं। वो वाला क्वेश्चन आपको मैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कराऊंगा, ठीक है। कुछ तो वहां के लिए भी छोड़ दें हम लोग, ठीक है ना। चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो मतलब कि चूंकि दोनों के मोल बराबर है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज Na2S2O3। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए बट आज की क्लास में जो मैंने रिएक्शन लिखी हैं, जो मैंने कंपाउंड यूज किए हैं, वो आप रिएक्शन याद ही कर लेना बेटा, बिकॉज वही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग फॉर्म में पूछी गई है। मैंने ऑक्सोलेट यूज किया बहुत जगह, मैंने स्टेनस यूज किया, मैंने आप देखेंगे हाइपो सॉल्यूशन यूज किया, KMnO4, K2CR27, यही है जो बार बार घूम फिर के हमें अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में दिखते हैं। क्लियर? चलो इस पर आ जाओ। सो वॉल्यूम की बात हो रही तो वी यूज N इंटू वी एंड N नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज, तो नॉर्मलिटी नहीं है तो मोलारिटी यूज करेंगे। हमसे मोलारिटी ही पूछा है, तो मोलारिटी इंटू N फैक्टर 5, ये नॉर्मलिटी हो गई, इंटू वॉल्यूम दैट इज 100 ml। तो ऑब्वियस चूंकि ये ml में तो ऑब्वियसली ये मिली इक्विवेलेंट्स ही है, अंडरस्टूड है मैं, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स। अब तो लिख लो बेटा, अगर हम स्टार्टिंग से सही आदत बनाए लिखने की तो बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली यदि हम लोग स्कूल्स के या बोर्ड्स के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ऑब्वियसली जेई में मेडिकल में चीज़ें मैटर नहीं करती, वहाँ हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन का आंसर टिक करना होता है। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, सो नाउ व्हाट वी हैव दिस वन, दैट इज, हाँ इसकी बात कर लें, +2 से कहाँ गया भाई, 2.5 में गया 5/2, तो मैं इसका एन फैक्टर निकालूं तो 0.5 का चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा
0.5 into 2, that is 1. So molarity is what here we have 0.1 into 1 normality into volume, that is 100. I hope you understand. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज सिंपली 1/50. सो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करें इसको. सो मोलारिटी इज व्हाट 1/50, दैट इज 0.02 मोलर व्हाट KMnO4 इनिशियली टेकन. तो शुरुआत में इसकी मोलारिटी कितनी हो गई 0.0. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मैंने जितने पॉसिबल केसेस थे बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डिस्कस किए मैंने आपके. अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन. और टाइट्रेशन की बहुत सारे टाइप्स है. रिडॉक्स टाइट्रेशन अलग होती है, एक जो मैंने 12 वर्ड यूज़ किया है आयोडीन के रिगार्डिंग टाइट्रेशन वो अलग होती है. तो उन सबको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही. टिल देन, थैंक यू सो मच.